मार्च का पेपर, आइए देखते हैं। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स पर बिहाइंड 2008 मुंबई अटैक्स, ये महमूद अली दुर्रानी ने कहा है। ये पाकिस्तान के जो है पूर्व एनएसए रह चुके हैं और इनका पूरा नाम मेजर जनरल है, रिटायर्ड हैं ये महमूद अली दुर्रानी। इन्हें 2009 में पाकिस्तानी आर्मी ने हटा दिया था एनएसए के पद से, क्योंकि इन्होंने कहा, ये माना था कि 2008 का जो बॉम्ब मुंबई पे हमला हुआ था वो उसमें कहीं न कहीं कुछ पाकिस्तान के ग्रुप शामिल थे। ठीक है। और लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं कंफर्म होके ये कह सकता हूँ कि आईएसआई ने ये काम नहीं किया है। ये बात इन्होंने इट्सा के एक सेमिनार में कही, जिसका जो टैगलाइन थी वो था कॉम्बैटिंग टेररिज्म इवॉल्विंग एन एशिया रिस्पॉन्स। इट्सा के बारे में आप थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज ले लीजिए, जिससे कि आपको फायदा होगा। IDSA। और मुझे भी बताइए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ममता बनर्जी के एक बिल, जिसका नाम है द बेस्ट बंगाल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बिल 2017, जिसमें कि लॉ बॉर्न आउट ऑफ वेंजेंस, इसको आईएमए बता रहा है। वो कहता है कि इस बिल के बनने के बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं उनके ऊपर बेवजह का बोझ डाला जाएगा, और ये प्रेशराइज करने का एक तरीका है। आईएमए ये भी कहता है कि इस बिल के द्वारा हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ही ज्यादा पेनल्टी लगाई जाने का प्रावधान किया गया है उन केसेस में जहां पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है। मेडिकल नेग्लिजेंस का तात्पर्य आप ऐसे समझ लीजिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस में अगर डॉक्टर कुछ जानबूझकर या गलती से ऐसी दवाइयां देता है या ऐसा उपचार करता है जो कि मरीज के सेहत के लिए हानिकारक हो, या डॉक्टर मरीज को एडमिट करने से ही मना कर दे, तो इस प्रकार के केसेस में मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आता है। जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे कि किसी ने चाकू छोड़ दिया, किसी ने कैंची छोड़ दी पेट के अंदर ऑपरेशन के समय। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और भी कई बातें आती हैं, लेकिन अगर आप ऐसा रेगुलेशन बना देते हैं तो दिक्कत इस बात की भी होने लगती है कि डॉक्टर किसी भी पेशेंट को फिर से नहीं लेने के लिए तैयार होगा, और उसकी वजह फिर से वही होगी, और वो बहाने बनाएगा कि मैं हूं ही नहीं, मैं उपस्थित ही नहीं हूं। ऐसे करके बहाने बनाए जा सकते हैं जिनका फिर कोई इलाज नहीं होगा। हालांकि आईएमए ने यह भी कहा कि कोई गवर्नमेंट इस प्रकार के अधिनियम को बनाने के लिए इंटाइटल नहीं है, अधिकार नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरों का अधिकार है भाई। प्रोटोकॉल जो होता है ट्रीटमेंट का, वो डॉक्टर का अधिकार होता है और मेडिकल प्रोफेशन का प्रोरोगेटिव होता है, ना कि गवर्नमेंट। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है कि लार्जेस्ट ट्राई कलर होस्टेड नियर अटारी बॉर्डर। ये न्यूज आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पहले, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाती है कि जब हम फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। एक बहुत ही विशालकाय तिरंगा झंडा, जिसकी ऊंचाई 360 फुट या 110 मीटर है और चौड़ाई जो है 24 मीटर की है, इसको फहराया गया है अटारी बॉर्डर पे। किसने फहराया है? ये पंजाब के एक मंत्री हैं अनिल जोशी, जिन्होंने इसको फहराया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में। यहाँ आईएनएस विराट की एक फोटो आपको दिख रही है, जिसके बारे में कल भी और परसों भी वीडियो में कवर किया गया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, और अगर वीडियो नहीं देखना भी चाह रहे हैं तो कृपया करके वो गूगल पे सर्च कर लें कि आईएनएस के विराट के बारे में कुछ जानकारी ले लें, क्योंकि वो 1, 2, 3 पॉइंट में क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में दोनों में पूछा जा सकता है। इसके एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक पॉइंट इसके बारे में, कि ये दुनिया का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था।
जो कि सेवा दे रहा था। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है प्रवीण चक्रवर्ती जी का, और इन्होंने इसमें बताया है कि जो भी ये कहता है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3% टैक्स पेयर्स हैं, 3% इंडिया में टैक्स पे करते हैं लोग, उन्हें कुछ आंकड़ों को भी समझना चाहिए। प्रवीण चक्रवर्ती जी कहते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 127 करोड़ की जनसंख्या है, जिनमें से कि 2.6% करोड़ इनकम टैक्स पे करते हैं। ये फैक्चुअल है। और इसका मतलब ये हुआ कि 3% से कम, थोड़ा कम लोग जो है टैक्स पे करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आंकड़ों के साथ ये खेल है और कुछ नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी कहा था कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक टैक्स नॉन कंप्लायंस सोसाइटी है। मतलब बहुत से लोग जो है वो टैक्स देते नहीं हैं और टैक्स देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि केवल 24 लाख लोग भारतीय जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा रुपए हैं। मतलब केवल 24 लाख लोगों के पास 10 लाख से ज्यादा रुपए हैं, ये मोदी जी कह रहे थे। इसी तरह का एक कमेंट पी चिदम्बरम जी ने दिया था 2013-14 में, जब वो बजट की स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि केवल और केवल 42,800 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये माना है कि हमारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है पर ईयर। हालांकि अब डेटा के रूप में हम आते हैं, इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 1 लाख रुपए बनती है। मतलब 1 लाख रुपए हर व्यक्ति के पास इतना एक साल में इतने रुपए इंडिया जो है प्रोडक्ट कर लेता है, प्रोडक्शन हो जाता है कि अगर सभी को पैसा दिया जाए तो 1 लाख रुपए होगा। मतलब हर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, ऐसा मानना जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं एक नया आंकड़ों का खेल। आंकड़ों का खेल ये है कि इंडिया में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन कितनी है, वो है 2.5 लाख तक। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि 2.5 लाख या उससे कम अर्न कर रहा है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एवरेज इंडियन 1 लाख कमा रहा है और 2.5 लाख का थ्रेशोल्ड दिया है कि 2.5 लाख तक आपको फ्री है, तो इसका मतलब 2.5 गुना हो गया। ठीक है। इसका मतलब जब एक बहुत ही बड़ी संख्या 1 लाख कमा रही है और एग्जाम्पशन आप 2.5 का दे रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि आप एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या को छोड़ दे रहे हैं कि वो उसको टैक्स ब्रैकेट में ही नहीं ले रहे। अभी हाल ही में एनएसएसओ और प्राइस, जिसका फुल फॉर्म है पीपल्स रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी, उसने एक रिसर्च किया और उसने बताया कि 20% जो सबसे ज्यादा कमाने वाले भारतीय हैं, उनकी आय 95,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा कमाने वाले 20% है, अगर वही 95,000 कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ी जनसंख्या, मोर देन 85% या 90% जो है वो 1 लाख रुपए भी नहीं कमा रही है। इसका जो कि ये साबित करता है कि 3% इंडियंस अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं विदेशियों से। जो 2.5 गुना का हमारा एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड है, वो दुनिया में मोस्ट कंट्रीज से ज्यादा है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज हमसे कम ही है। आप इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को भी ले सकते हैं, जैसे चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोई भी कंट्री हमसे ज्यादा नहीं है। मतलब 2.5 गुना से ज्यादा नहीं देती। अरे वो तो 1.5 भी नहीं देती, उनमें 0.5 गुणे का ही अंतर हो सकता है, जो कि इस तथ्य के अनुसार ये साबित करता है कि हमने लगभग 5 गुना ज्यादा फ्रीडम दे रखी है कि आप टैक्स न कीजिए। तो और एक और चीज है कि हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड है वो 7 बार बढ़ाया जा चुका है मात्र 20 सालों में। ठीक है। एक समय ये 40,000 हुआ करता था
और अभी ये 2.5 लाख हो गया है विद इन 20 ईयर्स या 2 दशकों में। अब चाइना के साथ जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि चाइना ने मात्र एक बार उसको बढ़ाया है, वो भी 10,000 युआन से 20,000 किया है। मतलब डायरेक्टली उसने 100% का जो थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पीरियड में चाइनीज इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा तेज भी बढ़ी थी। इसी तरह का कुछ संबंध आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटा प्रवीण चक्रवर्ती जी ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे यहाँ 3% टैक्स पे करते हैं उनका आप आंकड़ों से भी जोड़ घटाव करने पर आपको सच्चाई पता लगेगी। एक और हमारे पास आर्टिकल है, ट्रंप ने मुस्लिम बैन 2 साइन कर दिया है। इन्होंने पहले भी एक मुस्लिम बैन शामिल किया था जिसमें कि 7 देश से जो दूसरा बैन साइन किया है इस बार उसमें 6 ही देश हैं। उन सारे 7 देश जो पहले वाले में शामिल थे उनमें से 6 देशों को शामिल किया गया है और इराक को निकाल दिया गया है। लॉजिक ये दिया गया है, इराक ट्रंप ने मुस्लिम बैन 2 साइन किया है। मुस्लिम बैन 2 साइन करने के पीछे आधार यह है कि इन्होंने मुस्लिम बैन 1 भी साइन किया था जिसको कि कोर्ट ने वहां की अवैध करार दे दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ट्रंप ने जो दूसरा मुस्लिम बैन साइन किया गया इसमें जो है 7, पहले वाले में 7 कंट्रीज थी, इसमें 6 ही कंट्रीज हैं जिनमें कि इराक को निकाल दिया गया है। इसमें ग्रीन कार्ड होल्डर और वीजा होल्डर भी शामिल नहीं रहेंगे। इराक को स्पेशल केस प्रोवाइड करने के पीछे इन्होंने जो कारण बताया है वो बताया है कि कंट्री का एक अच्छा खासा भाग वो टेररिज्म से लड़ना चाहता है, आईएस से लड़ रहा है और इसलिए इसको डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि हिंदू ग्रुप्स ने ऑब्जेक्ट किया है एक डॉक्यूमेंट्री को जो कि अघोरिस पे बनाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री सीएनएन के द्वारा बनाई जा रही है और जिसके द्वारा हिंदुओं का गलत पोर्ट्रेयल किया जा रहा है, उनको एक बहुत ही गलत स्वरूप में दिखाया जा रहा है जिसका जो है प्रभाव ये होगा अमेरिकन सोसाइटीज के ऊपर कि वो उनको वो जो है हिंदुओं को बहुत ही गलत नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। इस शो को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो है रेजा असलम जो कि जाने माने इस्लामिक इतिहासकार हैं। इस्लामिक इतिहासकार से मेरा तात्पर्य इतना है कि वो इस्लाम के बारे में ठीक ठाक जानकारी रखते हैं और इसका विरोध किया गया है जो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हैं। केंद्र सरकार ने कैंसर की जो कीमत है, कैंसर की दवाओं की कीमत उनमें 86% तक एक साल में घटोतरी की है, घटाया है। इसको जो घटाने के लिए जिस एजेंसी का इस्तेमाल किया गया है वो रेगुलेटर बॉडी है जिसका नाम है NPPA अर्थात नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। उसने ये काम किया है जिसमें कैंसर का जो कीमत है वो 86% तक घटा दी। केंद्र सरकार स्टार्टअप की डेफिनेशन को बदलने के लिए थोड़ा सा हाव भाव उसके सही नहीं लग रहे हैं अर्थात वो बदलना नहीं चाहती। इसी पर आधारित हमारा ये अगला आर्टिकल है। इसमें जो है कहा यह गया है कि सेंटर जो है ये एक प्रपोजल दिया गया है जिसमें कि कहा गया है कि स्टार्टअप की परिभाषा को बदला जाए और सेंटर भी इसमें कुछ कंसीडर कर रहा है, लेकिन उसमें कंसीडर करने के पीछे उसके कुछ लॉजिक हैं और DIPP जो इसको प्रपोजल को दिया है जिसने उसने उसके भी अपने कुछ लॉजिक्स हैं। आइए दोनों लॉजिक्स को समझते हैं। स्टार्टअप का मतलब भारत में क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है कि जो निम्न
चीजों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करे, धारण करे और रजिस्टर्ड हो भारत में, उन्हें स्टार्टअप कहा जाएगा। उनमें क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज है कि जो 5 साल से पुरानी ना हो। दूसरी चीज है कि टर्नओवर उसका 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। और तीसरी चीज है कि वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब कि वो इनोवेशन के लिए काम कर रही हो या विकास के लिए काम कर रही हो या किसी भी चीज के डिप्लॉयमेंट के लिए काम कर रही हो, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई सुविधा हो सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उसका आइडिया थोड़ा नया होना चाहिए। हर कोई पुरानी चीज को उठाकर भी आप स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उसके क्लेम होना चाहिए। अगर वो है तो आप स्टार्टअप के रूप में लागू हो सकते हैं। लेकिन इसकी दिक्कत ये आती है कि कई लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अभी DIPP ने ये विचार किया है कि ये जो 5 साल का केस है और जो ये 25 करोड़ का टर्नओवर का केस है, इसको हटाना चाहिए। और इसी में जो है थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा तो और भी स्टार्टअप्स आएंगे, रजिस्टर्ड होंगे और काम करेंगे, जिससे कि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट होगी बल्कि हमारी GDP जनरेट होगी और हमारा देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। एक और बहुत ही अच्छा हमारे पास आर्टिकल है और ये लास्ट आर्टिकल है आज का। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट किल्स 1.7 मिलियन चिल्ड्रन हर ईयर। मतलब 17 लाख बच्चे हमारी जो पर्यावरण की गंदगी है इसकी वजह से मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। ये कहना है WHO का। WHO आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे उसने अपने लॉजिक दिए हैं और उन लॉजिक को समझते हैं। पहला लॉजिक उसने दिया है कि 1/4 जो ग्लोबल डेथ होती है बच्चों की, उनमें से 1/4 डेथ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से, प्रदूषण की वजह से, वायु पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से और अस्वस्थता के कारण, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा पानी की गंदगी और हवा की गंदगी है। दूसरा है धुआं। तीसरा है स्वच्छता की कमी। ये कहना किसी और का नहीं, ये WHO का कहना है। और उसने कहा है कि 3 बीमारियां बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से हमें ध्यान में रखनी होंगी कि ना होने पाए, ना कांटेक्ट में आए बच्चे हमारे इससे। उसमें पहला है डायरिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है निमोनिया। और उसने कहा कि इन तीनों बीमारियों से और उपर्युक्त कारणों से लगभग 17 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। इसी के साथ आज का जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस पूरा होता है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके सजेशंस हैं उन्हें कमेंट में लिखिए। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी और भी नई तरह से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।